प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। प्लस टू केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर्स का हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर्स में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बीच डिफरेंस कर चुके हैं। किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को प्रिडिक्ट करने के लिए, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर को पता लगाने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। आइए पहले इसे हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक कंटेनर है यानी बीकर है जिसमें कोई ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और ये जो रिएक्शन है इसका हमें ऑर्डर पता नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम जो ए रिएक्टेंट है उसकी हमें पहले इनिशियल कंसंट्रेशन नोट कर लेनी होगी। इनिशियल कंसंट्रेशन को हम कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट वो हमें नोट कर लेनी होगी और उसको नोट करने के बाद फिर हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे और फिर डिफरेंट टाइम पर इसकी 2-3 वैल्यू और नोट कर लेंगे। जैसा मैं एक उदाहरण लेकर बताता हूँ कि मान लिए आपने कोई एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर आपने इसके अंदर अमोनिया लिक्विड फॉर्म में ले लिया, अमोनिया लिया और वो अमोनिया आपने जो शुरू में लिया, इस अमोनिया की कंसंट्रेशन आपने इनिशियल कंसंट्रेशन आपने ले ली यानी 0 टाइम पर वो आपने मान लिया 10 मोल पर लीटर ले ली, 10 मोल पर लीटर ले ली। लेकिन जैसे इसको आपने यानी हीट किया, ये डिसोसिएट होना शुरू हो गया। ये किस किस में डिसोसिएट होना शुरू हो गया? हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस में डिसोसिएट होना शुरू हो गया। यानी इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसकी कंसंट्रेशन घटती जाएगी। तो अमोनिया की कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं कि 5 सेकंड पर, कितने सेकंड के बाद? 5 सेकंड के बाद उसकी कंसंट्रेशन रह जाती है 5 मोल पर लीटर, यानी आधा ये अमोनिया डिसोसिएट हो जाता है। और फिर रिएक्शन के हम कुछ समय के बाद और यानी 8 सेकंड के बाद फिर हम देखते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन रह जाती है 3 मोल पर लीटर। तो इस प्रकार से अमोनिया के डिसोसिएट होने की जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, 0 टाइम पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो 10 मोल पर लीटर, 5 सेकंड पर 5 मोल पर लीटर और 8 सेकंड के बाद उसकी रह गई 3 मोल पर लीटर। इस तरह से हमें कुछ वैल्यू मिल जाती है। ये जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू हमें मिली है, इस एक्सपेरिमेंटली वैल्यू को हमें एक इक्वेशन में पुट करना होगा और उस इक्वेशन में पुट करने से हमें इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पता चल जाएगा। इस बात को पुनः सुनिए। ये कुछ वैल्यू जो हम एज्यूम करके चले हैं कि एक रिएक्शन की हम रिएक्टेंट की शुरुआती कंसंट्रेशन लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन, फिर डिफरेंट टाइम पर हम 2 अलग अलग टाइम पर ले सकते हैं, 3 बार अलग अलग टाइम पर हम कंसंट्रेशन ले सकते हैं। इस तरह से हमें कुछ डाटा एक्सपेरिमेंटली डाटा मिल जाएगा, यानी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इस वैल्यू से देखने से तो हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर पता नहीं चलता। तो हमें फिर क्या है, अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनेगी, जो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर वो इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमने डिफरेंट टाइम पर यानी इनिशियल कंसंट्रेशन 0 टाइम पर, 5 सेकंड पर, 8 सेकंड में जो ये हमने वैल्यू ली है ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कह रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू हम 0 ऑर्डर की जो इक्वेशन होगी, 0 ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन होगी,
उसमें पुट करके देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के लिए पुट करके देखेंगे और उसके बाद सेकंड ऑर्डर में। इस तरह से चलेगी। और जिस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करने से रेट कांस्टेंट जो वैल्यू आएगी वो बार बार सेम आए। मान लीजिए जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन हमारे पास है और उसमें ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं और उसमें वैल्यू पुट करने से जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू अगर वो ये वैल्यू इनिशियल तो देखो हमें रखनी पड़ेगी। मान लिया 5 सेकंड पर ये रखी और इनिशियल ये रखी, ये दो वैल्यू रखने के बाद जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई वो वैल्यू, और फिर इनिशियल रखी और 8 सेकंड वाली वैल्यू रखी, ये दो वैल्यू रखने के बाद फिर एक बार फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई। वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर दोनों केसेस में सेम आ जाती है तो इसका मतलब ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है। अगर वो सेम नहीं आती इसका मतलब जीरो ऑर्डर की नहीं है। फिर हम ये बारी बारी से वैल्यू किस में रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में क्या रखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू है जो अपनी 10 मोल रखेंगे पहले एक बार तो, और टाइम 5 सेकंड पे रखेंगे, कंसंट्रेशन की वैल्यू 5 मोल, और ये दोनों वैल्यू पुट करने से हमें यहाँ क्या मिलेगा, रेट कांस्टेंट आएगा। मान लिया रेट कांस्टेंट आएगा, कुछ वैल्यू आएगी, मान लिया वो वैल्यू आएगी, हमने वो एज्यूम कर लेते हैं वो 0.5 इंटू 10⁻⁻² आएगी, मान लिया हमने ये। इसी तरह फिर हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हम फिर दोबारा क्या रखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन तो यही रखेंगे और टी 8 सेकंड पर रखेंगे। दोबारा इनिशियल कितनी रखेंगे, जो हमने ली है 10 मोल पर लीटर वो रखेंगे, और 8 सेकंड पर एट टी इक्वल टू 8 सेकंड पर फिर रखेंगे हम वो वैल्यू, हम 3 मोल रखेंगे। तो एक बार फिर इसी फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन में रखने पर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। और अब की बार भी अगर वो 0.5 इंटू 10⁻⁻² आ गई या थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, यानी लगभग बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये वैल्यू पुट करने पर फर्स्ट ऑर्डर जो की इंटीग्रेटेड इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है। और ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा फर्स्ट होगा। अगर ये जीरो ऑर्डर को सेटिस्फाई कर रही है तो जीरो होगा, अगर सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर फिर सेकंड होगा इन 2 होगा। शायद आपको ये बात समझ गई हो आगे होगी। मैं एक बार फिर पुनः समरी के रूप में बता देता हूँ कि कोई भी जो रिएक्शंस होती है उस रिएक्शन का हम कुछ डाटा एक्सपेरिमेंटली डाटा कलेक्ट करेंगे, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को नोट करेंगे, अलग अलग 2 टाइमों पर उसकी फिर जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होती जाएगी वो वैल्यू अलग अलग टाइम पे नोट करेंगे। इस तरह से हमें ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मिल जाएगी, और ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू जो हमारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन होगी, जीरो ऑर्डर की अलग होगी, फर्स्ट ऑर्डर की अलग होगी, सेकंड ऑर्डर की अलग होगी, जो अभी हम नेक्स्ट उन इक्वेशन को ड्राइव करेंगे यानी बनाएंगे। उन ऑर्डर की इक्वेशन में ये वैल्यू हम पुट कर करके रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और जिस इक्वेशन के लिए वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए, यानी वो अलग अलग डाटा पर भी सेम आए, इट मीन्स वो ये वैल्यू उस ऑर्डर वाली को, जीरो ऑर्डर वाली को सेटिस्फाई कर रही है। अगर जीरो ऑर्डर वाली में सेम आ रही है तो, अगर जीरो वाली में ये रेट कांस्टेंट वैल्यू सेम नहीं आ रही, डिफर आ रही है, तो फिर हम फर्स्ट ऑर्डर पे जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन पे ये वैल्यू हम बारी बारी से रखेंगे, और अगर वहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ रही है या थोड़ा बहुत डिफरेंस, मामूली सा डिफरेंस आ रहा है, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब फिर वो फर्स्ट ऑर्डर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट होगा यानी 1 होगा। सिमिलरली अगर वो सेकंड ऑर्डर की वाली को सेटिस्फाई करेगी तो फिर उसका ऑर्डर 2 होगा। ये मेथड था हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, किसके लिए, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर पता लगाने के लिए। आइए हम इस बात को नोट कर लेते हैं।
इन दिस मेथड इस मेथड में सबसे पहले क्या होता है, मैथमेटिकल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर डिफरेंट ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर के लिए, डिफरेंट ऑर्डर्स आर डिराइव्ड। अलग अलग ऑर्डर के लिए हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो है वो डिराइव करेंगे सबसे पहले। तो फिर क्या होगा, देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू are used in these integrated rate equation। सबसे पहले काम क्या करना होगा, हमें मैथमेटिकली इंटीग्रेटेड इक्वेशन ड्राइव करनी होगी। फिर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल अमोनिया का एग्जांपल लेके किया था, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ली, 5 सेकंड के बाद कंसंट्रेशन नोट कर ली, 8 सेकंड के बाद कितनी रह गई अमोनिया की कंसंट्रेशन वो नोट कर ली। इस तरह से वो जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है आर यूज्ड, वो यूज़ की जाएगी इन दीज इंटीग्रेटेड, जो इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे उनमें वो वैल्यू यूज़ की जाएगी। उस वैल्यू के यूज़ करने से क्या निकल के आएगा हमारे लिए, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। और वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर कांस्टेंट आती है यानी सेम आती है अलग अलग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लिए, और वो कांस्टेंट जिस भी इंटीग्रेटेड इक्वेशन में पुट करने पे सही आती है, इसका मतलब वो इक्वेशन सही है और उसका फिर वही ऑर्डर होगा। इफ द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू कम आउट टू बी constant with little variation, थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ बेचेंगे लेकिन कांस्टेंट आए, देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। इंटीग्रेटेड इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। क्या होगा इस मेथड में, इस मेथड में सबसे पहले मैथमेटिकली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर डिफरेंट ऑर्डर ड्राइव्ड, वो ड्राइव की जाएगी। पहले तो जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, इस तरह से इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनाई जाएगी। फिर एक्सपेरिमेंटली वैल्यू, किसी भी रिएक्शन की एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है वो नोट की जाएगी, और वो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू देन एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आर यूज्ड, वो यूज की जाएगी, वो पुट की जाएगी इन दीज इंटीग्रेटेड इक्वेशन। ये जो फर्स्ट ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की, इनमें बारी बारी से पुट की जाएगी। और जिस इक्वेशन में भी वो वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ के, जिससे फिर के की वैल्यू निकल के आएगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करने से, इफ द वैल्यू ऑफ के, रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो कम आउट टू बी कांस्टेंट, जिस भी इक्वेशन में वो कांस्टेंट आएगी थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ, तो वही इक्वेशन फिर हमें क्या बताएगी, उस रिएक्शन का ऑर्डर बताएगी, यानी हम उस रिएक्शन का ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी, कैसे ड्राइव करेंगे। तो हम पहले जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनाना सीखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
पेपर में एक क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा कि ड्राइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ड्राइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन ड्राइव करो। तो कैसे ड्राइव करेंगे, आइए इसकी डेरिवेशन समझते हैं। कैसे ड्राइव की जाएगी, कैसे की जाएगी ड्राइव। हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं कोई भी, वो आप एक जनरल रिएक्शन रिएक्टेंट आर चेंज इनटू प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, या रिएक्टेंट ए चेंज इनटू प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ रिएक्टेंट को ए मान के चल रहा हूँ, आप उसको रिएक्टेंट को आर से भी डिनोट कर सकते हैं, वो जो आपको इजी लगे उससे आप ड्राइव किए। लेट ए रिएक्टेंट है कोई, वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। हमने एक जनरल इक्वेशन ले ली, आप इसकी ए की जगह आर भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर ए ले रहा हूँ। ये जो रिएक्शन से जो ए रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट्स में। तो इसके लिए हम जिसका हम ऑर्डर कितना मान के चल रहे हैं, जीरो ऑर्डर मान के चल रहे हैं, और इस जीरो ऑर्डर के लिए हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन समझेंगे। लेट ए चेंज इनटू प्रोडक्ट्स में। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन आपको अच्छी तरह से लिखना आता है। आप ये जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस आप किसी भी एक रिएक्टेंट या किसी भी एक प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। ये आप पहले या दूसरे लेक्चर्स में आप इसको अच्छी तरह समझ चुके थे, जिसमें हमने एक जनरल रिएक्शन ली थी ए प्लस बी चेंज इनटू सी प्लस डी, और उसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में भी दिखाया था, लिखना सीखा था, बी के रिस्पेक्ट में भी लिखना सीखा था, और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी लिखना सीखा था। यहाँ पर मैं जो ए रिएक्टेंट है, सिंगल ही रिएक्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट में कैसे लिखा जाता है। आप इसे जानते अच्छी तरह, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। जब भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है तो माइनस सिंबल ऑलरेडी यूज कर लेते हैं। और क्या होता है फिर रिएक्टेंट के केस में, चेंज लिखिए या डिक्रीज लिखिए इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और नीचे क्या होता है, चेंज इन टाइम, जिसे हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, माइनस चेंज को आपको पता है क्या किससे डिनोट किया जाता है, डेल्टा से। कंसंट्रेशन को आप स्क्वायर ब्रैकेट से यूज करते हैं, और डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। इस तरह से आप ये रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन हम रेट लॉ एक्सप्रेशन के अनुसार भी लिखना सीखे थे, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार भी लिखना सीखे थे, और रेट लॉ एक्सप्रेशन भी लिखना सीखे थे। यहाँ पर अब मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन के अनुसार लिखूंगा। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अनुसार क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, आप अच्छी तरह जानते हैं, रेट कांस्टेंट इनटू में जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की पावर, जो उसका ऑर्डर है, हम कौन से ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं, जीरो, तो उसका ऑर्डर जीरो, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर कितनी आ जाएगी, जीरो। ये हमारी इस तरह से दो इक्वेशन बन जाती है रेट ऑफ रिएक्शन की। एक इक्वेशन तो रेट ऑफ रिएक्शंस की ये बन जाती है, मैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को नीचे भी लिख लेता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। एक इक्वेशन तो ये बन जाती है रेट ऑफ रिएक्शन की, जो हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, और एक अकॉर्डिंग टू लॉ एक्सप्रेशन है, उसके अनुसार भी हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा। एक इक्वेशन ये बन जाती है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे, यानी दोनों की हम तुलना करेंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों की तुलना करने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ये भी होता है, ये भी
यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ दोनों को तुलना करने पर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू में ए की कंसंट्रेशन की पावर 0। इस तरह से ही हमने लिख दिया। और किसी की भी पावर 0 क्या होती है आपको पता है, जो वो ए की पावर हो, बी की पावर, किसी भी, चाहे 1 लाख 2 लाख, किसी भी संख्या या किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ये मैथमेटिकली आप जानते हैं। तो इसलिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम इज इक्वल टू के इंटू में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो 1 के बराबर आ गई। तो इसके आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिकॉज किसी की पावर, जैसे ए की कंसंट्रेशन की पावर 0 क्या होती है 1। ये आप ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं। इस तरह से ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ये आपको पता है डेल्टा जब यूज किया था वो तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, और हम इसी इक्वेशन को इंस्टेंट में भी चेंज कर सकते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन, अगर इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो फिर डेल्टा की जगह आप पता है क्या वर्ड यूज कर लिया जाता है डी। मैं इसलिए इसको थोड़ा सा, जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी तो तब हम डेल्टा यूज कर लेते हैं, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ की बात होती है तो हम उस समय डेल्टा की जगह डी यूज कर लेते हैं। इसलिए ये डी भी यूज करके हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू 1 के। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से अब हम थोड़ा सा आगे और आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको थोड़ा आगे सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, ये जो डी टी है वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा डी टी। ये एक प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी होगी। इसका अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब तो स्मॉल चेंजेस के लिए एक इक्वेशन बन गई, और पूरी रिएक्शन के चेंजेस के लिए अगर हम लिखना चाहें तो इसका हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेशन ये आप या तो आप +2 के मैथ में इसको समझ कर लिया होगा, अदरवाइज़ आपका ये ज़रूर अभी 3-4 चैप्टर आपके हो गए होंगे, तो जल्द ही आपका ये इंटीग्रेशन वाला चैप्टर आप करेंगे। तो जैसे ही ये इंटीग्रेशन वाला आप चैप्टर करेंगे तो पूरे इंटीग्रेशन सिस्टम को यानी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम बस इंटीग्रेशन की 2-3 कंसेप्ट ही यूज़ करते हैं, 2-3 फॉर्मूले ही यूज़ करते हैं हम इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन का हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये माइनस डी चेंज ऑफ ए इज इक्वल टू, ये सिंबल आपका इंटीग्रेशन का होता है के इंटू में डी टी। तो अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, मैं पुनः एक बार वो लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या थी, डी ए इज इक्वल टू के डी टी। ये मैं माइनस सिंबल बाहर ले लिया, डी ए इज इक्वल टू के डी टी। तो ये मैं मैथमेटिकली आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इंटीग्रेशन में 2-3 फार्मूले हम इंटीग्रेशन के यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहले वो इंटीग्रेशन के 2-3 फार्मूले समझ लीजिए। एक तो dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, या फिर किसी भी जैसे x dx का इंटीग्रेशन हो तो जो इसकी जो पावर होती है, जैसे मान लिया a पावर है इसकी, तो इसका इंटीग्रेशन करना हो तो उसकी पावर में 1 ऐड हो जाता है, और जितनी वैल्यू आती है उतने से ही वो डिवाइड हो जाता है। इंटीग्रेशन के 2 फार्मूले तो आप ये यूज़, एक 1/x का इंटीग्रेशन करना हो तो x की रिस्पेक्ट में करना है, और 1/x का ही करना है तो उसका फिर इंटीग्रेशन होता है log x। और ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, लॉगरिथम एक मैथमेटिकली ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए ये यूज होता है।
तो लॉग दो प्रकार का होता है, टाइप ऑफ लॉग। लॉग दो प्रकार का होता है, एक का बेस 10 होता है और एक का बेस ई होता है, और एक का बेस 10 होता है। जिसका बेस 10 है उसको बेसिक लॉग, और जिसका बेस ई होता है, जिसको हम लॉग ई ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको लॉग 10 नीचे लिखा जाता है बिल्कुल। तो जिसका बेस ई होता है उसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉग। और उसको स्मॉल लेटर में हम एल एन लिखते हैं, एल फॉर लॉग, एन फॉर नेचुरल, एल एन। और इसको हम जो बेस 10 वाला उसको हम एलओजी, सीधा एलओजी लॉग के नाम से लिखते हैं पूरे। तो ये दो प्रकार के लॉग हैं। ये लॉगरिथम की भी हमारा यहाँ पर यूज होगा। और लॉगरिथम की दो प्रॉपर्टी इसमें हम यूज करेंगे। वो प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, ये भी मैथ का एक कंसेप्ट है, उसे भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए जो बार बार यूज होगा। लॉगरिथम की दो प्रॉपर्टी कौन सी है? नंबर एक, लॉगरिथम की दो प्रॉपर्टी, चाहे वो आपका बेस 10 वाला लॉग हो चाहे वो नेचुरल लॉग हो, तो उसकी प्रॉपर्टी अगर दो संख्याएं मल्टीप्लाई है और उनका हम लॉगरिथम करेंगे तो होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। एक प्रॉपर्टी तो ये यूज़ करेंगे। दूसरी ये, अगर डिवाइड में है तो फिर आ जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। दूसरी प्रॉपर्टी ये यूज़ करेंगे। तो ये मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूले हैं, ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नंबर एक, इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले। इंटीग्रेशन के जो फार्मूले होंगे, किसी भी डी एक्स हो, डी टी हो, डी वाई हो, तो उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो जैसे डी एक्स का एक्स, डी वाई होता तो वाई आ जाता, और डी टी होता तो टी आ जाता। एक बात। और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसी क्वांटिटी का करना है, तो उसकी जो भी पावर होगी उसका इंटीग्रेशन करने पर उसकी पावर एक बढ़ जाती है और उसी संख्या से वो डिवाइड हो जाता है। ये पावर, एक्स की पावर का इंटीग्रेशन का फार्मूला है। और एक 1/x का है, जैसे dx के रिस्पेक्ट में करना है तो उसका लॉगरिथम x, लॉग x, वो भी नेचुरल लॉग ln x। तो ये तीन फॉर्मूले तो हमारे बार बार यूज होंगे इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन का एक और है, कोस्टेंट जो वैल्यू होती है, जैसे k हमारे रेट कोस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कोस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, सेम टू सेम होता है। अब dt का होगा वो t होगा, जैसे dx का x था ऐसे dt का t होगा। ये 4-5 फॉर्मूले आपके बार बार यूज होंगे। पहले इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आपको समझना है तो ये वीडियो को बैक करके इनको दोबारा अच्छी तरह से समझ लीजिए। आइए अब हम हमारी जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो बीच में अधूरी थी उसे हम पूरा करते हैं। ये हमारा इंटीग्रेटेड इक्वेशन यहाँ तक बन गई थी, इसे अब हम पूरा करते हैं। देखिए, अभी बताया था dx का इंटीग्रेशन जैसे x होता है ऐसे dA का इंटीग्रेशन क्या होगा, a होगा, इज इक्वल टू k कोस्टेंट है k, dt का इंटीग्रेशन t होगा। और जब किसी पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कोस्टेंट लगता है जिसे हम i से लिखते हैं, प्लस में i, इंटीग्रेशन कोस्टेंट। ये जो इंटीग्रेशन कोस्टेंट है इसकी भी वैल्यू हम पुट कर देंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर i क्या है, इंटीग्रेशन कोस्टेंट। इसकी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, हम उसकी वैल्यू t की वैल्यू पुट करने से लिख सकते हैं। कैसे, लेट t इज इक्वल टू 0, या इफ लिखिए, इफ t इज इक्वल टू 0 हो तो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। कितनी होगी, इनिशियल। और इनिशियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए नोड, यानी 0 टाइम पर जो कंसंट्रेशन ये होगी।
और ये वैल्यू अगर हम इनपुट कर दें तो देन पुट करने पर ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हमारी थर्ड मान लेते हैं हम। देन इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या हो जाती है इक्वेशन 3, जो ये ए था इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 टाइम पर इनिशियल, के इंटू में टी की वैल्यू आपको पता हमने क्या रख दी 0, और जिससे हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी आई की। तो इस तरह से ए की कंसंट्रेशन जो इनिशियल है विद माइनस सिंबल इज इक्वल टू आई की वैल्यू आ गई, और आई की वैल्यू वापस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 में हम पुट कर देंगे। जैसे ही देखिए वापस 3 के ऊपर ध्यान करिए, 3 इक्वेशन पर, तो ये आपके इसमें हम पुट करेंगे माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई की वैल्यू क्या है हमारी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हमने पुट कर दी। ये पुट कर दी तो क्या आ गई, आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। माइनस ए कंसंट्रेशन के टी, ये प्लस माइनस माइनस ए की कंसंट्रेशन इनिशियल। इसको अब हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस जो इनिशियल कंसंट्रेशन इसको इस साइड ले आते हैं, ये किसका हो जाएगा, इस साइड ले आने से प्लस का हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन इधर ले आने से प्लस का, और ये जो ए की कंसंट्रेशन है ये माइनस का ऑलरेडी है इज इक्वल टू के टी, जिसे मैं इस प्रकार अभी थोड़ा सा पलट के लिख देता हूँ। के टी इज इक्वल टू किसके इक्वल आया है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस ए की कंसंट्रेशन यानी टी टाइम पर। और इस तरह से के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, के इज इक्वल टू आ जाएगा जो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट एनी टाइम टी डिवाइड बाई टी। ये जो आपकी इक्वेशन है ये दिस इज इट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकलाई, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये टी इधर ही रख लें, के को किस में ले आए, डिवाइड में ले आए। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो हमारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन है जिसको मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में इसमें आप देख रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट एनी टाइम टी और डिवाइड बाई टी। जैसे मैंने अभी पीछे एक जनरल एग्जांपल भी लिया था और एक वैसे पर्टिकुलर एग्जांपल लिया था अमोनिया का। तो अमोनिया की हमारी कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू जैसे आपको ध्यान होगा वो 10 मोल पर लीटर थी, और ये जो एट टाइम टी एक बार 5 सेकंड पर थी, एक बार 8 सेकंड। तो एक बार हम 5 सेकंड पर वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, और टाइम भी टी भी 5 रखेंगे, जिससे हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। फिर दोबारा इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही जैसे 10 मोल पर लीटर लेंगे अमोनिया के लिए हमने जैसे एग्जांपल लिया था, और 8 सेकंड पर जो वैल्यू रह जाएगी वो यहाँ पर रखेंगे, और टाइम भी 8 सेकंड रखेंगे, उससे भी हमें के की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से 2 बार वो अलग अलग वैल्यू पुट करने पर जो के की वैल्यू होगी, अगर वो आ जाती है कांस्टेंट सेम आ जाती है थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ, इट मीन्स इस फर्स्ट और ये जीरो ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को ये एक्सपेरिमेंटल वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है। तो इसी तरह अब हम
फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए भी इंटीग्रेटेड इक्वेशन ड्राइव करना सीखेंगे और उन इक्वेशन की हेल्प से हम ये रेट कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर करके देखेंगे। अलग अलग एक्सपेरिमेंटली वैल्यू पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो अलग अलग टाइम वाली है उस पर पुट करके, तो और अगर जिस भी इक्वेशन को, जीरो ऑर्डर वाली को या फर्स्ट ऑर्डर वाली को या सेकंड ऑर्डर वाली को, वो जिस इक्वेशन के लिए भी रेट कांस्टेंट सेम आएगा, इट मीन्स उस रिएक्शन का वही ऑर्डर होगा।